जैसा कि हम लोग जो है प्रतिदिन की तरह जो है आज फिर से जो है इस वीडियो में लूसेंट बुक से सामान्य ज्ञान लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक से जो है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। आज आधुनिक भारत के इतिहास का 5वां क्लास होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का क्लास देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर जो है लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री करके जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो है बाकी का पीछे का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं जैसा कि एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंक या बिहार टीचर यानी कि टीआरई 4 का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जो है काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। देखिए हम लोग जो है कल भी जो है यहाँ यह कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े थे। बंगाल में जो गवर्नर जनरल था उसके बारे में पढ़े थे। उसके बाद भारत के 2 गवर्नर जनरल, एक तो क्या कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ चुके थे और दूसरा हम लोग जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी पढ़ चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद के गवर्नर को पढ़ेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यहाँ से पढ़ेंगे, जैसा कि क्या कहते हैं लॉर्ड वेलेजली से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सर जॉन शोर जो थे इन्होंने 5 वर्षों के लिए गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद इसने जो है अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। तो याद रखिएगा सर जॉन शोर जो था उन्होंने 1793 ईस्वी से गवर्नर भारत का गवर्नर बना अंग्रेजी क्षेत्र का और 98 ईस्वी तक गवर्नर बना रहा और उस बीच एक महत्वपूर्ण काम किया था, इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट गवर्नर जनरल का यदि बात करा जाए तो वह लॉर्ड वेलेजली था जिन्होंने 1798 ईस्वी पर गवर्नर जनरल की पद पर बना और उसके बाद क्या कहते हैं यह 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की पदों पर बना रहा। इसने जो कार्य किया सबसे पहला कार्य इसने सहायक संधि की पद्धति को शुरुआत की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेजली से पहले जो है पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किसने किया तो यहाँ हो जाएगा फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। लेकिन अगर अंग्रेजी क्षेत्र का बात कर लिया जाए, अंग्रेज के समय का बात कर लिया जाए तो उसमें जो है लॉर्ड वेलेजली जो गवर्नर था इन्होंने सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत किया। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे तो यह आपको याद रखना होगा क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यहाँ से कि कौन कौन से ऐसा स्टेट है जिसने सहायक संधि करा था और कौन ऐसा स्टेट है जो सहायक संधि नहीं करा था। तो आप यदि क्या कहते हैं जो भी स्टेट सहायक संधि करा था उस स्टेट का यदि नाम याद रख लेते हैं तो क्या कहते हैं हम क्वेश्चंस का जो है आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है सहायक संधि करने वाला राज्य तो हैदराबाद था जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि किया था। मैसूर 1799 में किया था। तंजौर अक्टूबर 1799 में किया था। अवध जो यूपी का क्षेत्र है उन्होंने 1801 ईस्वी में किया था। पेशवा 1802 ईस्वी में किया था। बरार एवं भोंसले दिसंबर 1803 ईस्वी में किया था। सिंधिया 1804 ईस्वी में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर था। ठीक है, आप 2-4 बार जो है रीडिंग की दीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो यह जो है सहायक संधि याद हो जाएगा कि किस किस ने किया था। और लेकिन याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले सहायक संधि किसने शुरुआत करा था तो यह फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यदि अंग्रेज गवर्नर का बात करें तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। नोट में यहाँ क्या दिया गया है कि इंदौर के होलकोरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ कि टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ उसमें मारा गया था। यानी कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। और यह टीपू सुल्तान जिस समय मारा गया उस समय लॉर्ड वेलेजली जो था भारत का गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट, इसी ने यानी कि लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए
किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। यानी कि नागरिक सेवा में जो भर्ती किए जाते थे युवक, उसका ट्रेनिंग होना चाहिए ना, तो उस ट्रेनिंग के लिए जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया, जो 1854 ईस्वी तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। अंग्रेज को भारत की भाषा की शिक्षा दिया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नोट में 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारी की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेवेरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारी को 2 वर्षों का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। देखिए क्या है कि जिस भी अधिकारी को इंग्लैंड से भारत भेजा जाता था, उस अधिकारी को इंग्लैंड में पहले हेलेवेरी नामक स्थान पर एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया और उस ईस्ट इंडिया कॉलेज में जो है ट्रेनिंग दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था और उसके बाद जो है भारत भेजा जाता था। तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। यानी कि कौन, लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर जो है वह कहता था अपने आप को। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है पहले तो गद्दी पर बैठा था, यानी लॉर्ड वेलेस्ली से पहले, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली से पहले गद्दी पर कौन बैठा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बैठा था। लेकिन फिर से जब दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठा, गवर्नर की पद पर बैठा, तो उसका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ लॉर्ड वेलेस्ली के बाद। लेकिन शीघ्र ही जैसे यह पद पर बैठा, पद पर जो है वो गवर्नर की पद पर आया, वैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर जॉर्ज वाले। तो सर जॉर्ज वाले जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद फिर से 1805 से 1807 ईस्वी तक जो है इन्होंने गवर्नर जनरल की पद पर बना रहा। 1806 ईस्वी में वेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है, तो याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की पद पर बना रहा। इस काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुआ और मध्यस्थता चार्ल मेटकॉफ ने करवाया और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में भी पास हुआ। तो याद रखिएगा, यह लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल का जो भी 1-2 पॉइंट है, यह काफी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स बना। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक बना रहा गवर्नर जनरल की पद पर। ठीक है, अब देखिए याद कैसे होगा, तो 2-3 बार पढ़ना है, 2-3 बार पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, बार बार रिवीजन कीजिएगा बार बार, तो याद रहेगा यह। ठीक है, काफी जटिल क्या कहते हैं गवर्नर जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। देखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स में पहला पॉइंट क्या है कि इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और यह आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1600 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा, यानी झुकना पड़ा, और मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं गोरखा के बीच संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। तो याद रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत कैसे हुआ, संगौली के संधि के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता में वासील महमूद चीतू एवं करीम खां थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम दृष्टिकोण से उतना। ठीक है, अब देखिए इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। यह किसने अंतिम रूप से नष्ट किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस की मार्गदर्शन के लिए नियम बनाया। ठीक है, तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि प्रेस जो क्या कहते हैं, वो प्रेस जो था, उस प्रेस पर जो भी प्रतिबंध लगा था, उस प्रतिबंध को समाप्त किसने किया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय में 1822 ईस्वी को टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें 3 पॉइंट जो है वो याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉर्ड एमहर्स्ट।
लॉर्ड एमहर्स्ट जो है वो 1823 से पद पर बैठा और 1828 ईस्वी 5 साल तक रहा। और इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक लड़ा। 1826 में बर्मा एवं अंग्रेज के बीच जो है यांडबू की संधि हुई और इस यांडबू की संधि के तहत जो है यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी जो है इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में ही हुआ था। इसके बाद जो है गवर्नर जनरल की पद पर जो बैठा वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक से जो है एग्जाम में ढेरे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अत्यधिक क्वेश्चंस लॉर्ड विलियम बेंटिक से पूछे जाते हैं। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में जो भी कार्य किया गया है और जो भी इस बुक में लूसेंट में दिया गया है वह टोटल का टोटल जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यह जो है 1828 ईस्वी में जो है पद पर बैठा, 1835 ईस्वी तक पद पर बना रहा। 1803 ईस्वी में जो है यह मद्रास का गवर्नर था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 में, यानी कि गवर्नर जनरल बनने से पहले जो है यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यानी माथे पर जातीय चिन्ह नहीं लगाने के लिए और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेलोर की सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछ लिया जाए तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। तो याद रखिएगा अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वह किसका गवर्नर जनरल था? बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन क्या कहते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे यदि पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और यदि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ दिया जाए तो यह भी याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। और 1833 के चार्टर एक्ट जब आया तब क्या कहते हैं, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था कि बंगाल में गवर्नर होता था, बंगाल में क्या होता था? गवर्नर होता था। और बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया था? तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का बनाया, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। उसके बाद क्या कहते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर किसे बनाया गया था? तो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और यह क्या होता है कि 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है अब इस गवर्नर की पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद लाया गया। किसका पद? जनरल का पद लाया गया। और इस गवर्नर जनरल का पद लाया गया और इस गवर्नर जनरल के तहत जो है इस यानी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाने लगा। यानी अब बंगाल का गवर्नर नहीं बनेगा, गवर्नर जनरल बनेगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना वह क्या कहते हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना वह फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर यदि आपसे पूछ लिया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स था। और इस पद को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत खत्म कर करके जो है बंगाल में अब गवर्नर जनरल का पद लाया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, क्या, ठीक ना। उसके बाद जो है अब बंगाल का गवर्नर जनरल को खत्म कर दिया गया। अब फिर से जो है 1800 क्या कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है, चार्टर के तहत क्या करा गया,
बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो याद रखिएगा। और पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो देखिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स था, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का तो कौन था? विलियम बेंटिक था। ठीक है, विलियम बेंटिक था। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? यही विलियम बेंटिक को बना दिया गया। ठीक है, तो यह पॉइंट 4-5 पॉइंट जो था याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? अभी हम लोग पढ़े हैं, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवा को सती होने की को अवैध घोषित कर दिया। तो यह पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नोट में दिया गया है, अकबर और मराठा पेशवाओं ने सभी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। इससे पहले अकबर और मराठा भी रोक लगाने का प्रयास किया था, लेकिन रोक नहीं लग पाया था। नेक्स्ट पॉइंट, बेंटिक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और ठग देवी काली को पूजा करते थे। ठग देवी काली को क्या करते थे? पूजा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून की वर्गीकरण भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य केचर को हड़प लिया। तो यह भी पॉइंट क्या है? एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने भारतीयों को उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया। इसके समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन था, जिसे 700 रुपया प्रति माह क्या तनख्वाह मिलता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी समय कंपनी ने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। और यह सारा काम कौन कर रहा था? तो यह विलियम बेंटिक कर रहा था। ठीक है, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में यह सारा काम हो रहा था, तो याद रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट गवर्नर जो विलियम बेंटिक के बाद बना था वह कौन बना था? तो विलियम बेंटिक के बाद नेक्स्ट गवर्नर चार्ल्स मेटकॉफ बना था और यह 1835 से 1836 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की पद पर रहा, यानी कि 1 साल के लिए रहा। और इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड इसके बाद गवर्नर जनरल की पद पर बना और 1836 से 42 ईस्वी तक इन्होंने रहा। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। और नेक्स्ट पॉइंट, 1839 में इसने कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत करवाया। यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। और इसी के समय में भारतीय विद्यार्थी को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी। तो यह भी पॉइंट क्या है? काफी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो बना और यह 1842 से 1844 ईस्वी तक, यानी कि 2 वर्षों तक जो है गवर्नर जनरल के पद पर रहा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है लॉर्ड एलिनबरो के काल में समाप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ और 1843 के एक्ट 5 के द्वारा जो है दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो यह पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड एलिनबरो के काल में हुआ। ठीक है। अब नोट, रविवार की छुट्टी जो की शुरुआत कब से हुई, तो 1843 ईस्वी से हुई। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसके काल से शुरू हुई, तो लॉर्ड एलिनबरो के काल से शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, लॉर्ड एलिनबरो के बाद जो क्या कहते हैं गवर्नर जनरल बना था वह लॉर्ड हार्डिंग बना था, और यह लॉर्ड हार्डिंग 1844 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना और 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल की पद से यह हटा था। और इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और इसमें अंग्रेज क्या हुए, विजय हुए। किसमें, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। इसने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह पॉइंट हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड हार्डिंग के काल में नरबलि प्रथा पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब क्या कहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग के बाद कौन बना गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड डलहौजी बना। लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना और 1800 क्या कहते हैं 56 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर बना रहा। यानी 1856 ईस्वी में इन्होंने गवर्नर जनरल की पद से जो है वह हटा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, इसके कार्यकाल में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से शुरू हुआ, 1849 ईस्वी तक हुआ, तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए किसके काल में जो है वो पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ, तो याद रखना होगा कि पंजाब का जो विलय हुआ था वह लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के शासन काल में विलय हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो विक्टोरिया को जो है हीरा कोहिनूर किसने भेजा था, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भेजा गया था। यह भी महत्वपूर्ण एग्जाम दृष्टिकोण से है। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध, उसके बाद क्या कहते हैं दूसरा जो लड़ा गया था वह चिलियावाला का युद्ध, और तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वह गुजरात नामक स्थान पर, तीसरा युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे गुजरात नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ था, और जिसमें क्या कहते हैं सिख बुरी तरह पराजित हुआ था। ठीक है, तो यह याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है या नहीं। अब देखिए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पिंगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है और इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। यानी यह पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि व्यापकगत सिद्धांत जो है किसके काल में शुरुआत हुआ था, तो डलहौजी के काल में हुआ था। और इस सिद्धांत के तहत जो है भारत में अंग्रेजी साम्राज्य में भारत के बाकी जो क्षेत्र अंग्रेजी साम्राज्य में विलय नहीं था उस क्षेत्रों को अंग्रेजी साम्राज्य में व्यापकगत सिद्धांत के तहत जो है विलय कराया जाता था। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकगत सिद्धांत के तहत जो है सर्वप्रथम सतारा को 1848 ईस्वी में जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा यानी कि में, बघाटा हिमाचल प्रदेश में 1850 में, उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, इतने स्थल को, इतने क्षेत्र को जो है यह व्यापकगत सिद्धांत के तहत जो है डलहौजी ने अंग्रेजी क्षेत्र में विलय कर दिया था। तो यह 2-4 बार पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि यह एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कई बार।
1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नोट 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था। नेक्स्ट पॉइंट, 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने की मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया था। ठीक है, अब देखिए यह नेक्स्ट पॉइंट जो है यह एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बीपीएससी यूपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बिहार यहाँ तक बिहार दरोगा एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। शिक्षा संबंधी सुधार में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में जो है वुड डिस्पैच को लागू किया। ठीक है, इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगर में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा यह जो भी कार्य यहाँ हुआ था वह वुड डिस्पैच के कारण हुआ था और यह वुड डिस्पैच नीति किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी का नेक्स्ट पॉइंट जो है यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ठीक है, तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से, इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। तो यह पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ और यह किसके काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। इसने प्रथम रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। इसने नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसने 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया था। यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय में 1853 में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है कि 1853 ईस्वी में जो है 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही अधिकार की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। क्या हुआ था कि 1853 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। यानी क्या होता था कि कंपनी में जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे उसका नियुक्ति कंपनी का संचालक मंडल करता था। अब संचालक मंडल करता था तो इसका मतलब संचालक मंडल पैसा वगैरह लेकर भी जो है वह क्या करता होगा? नियुक्ति कर देता होगा। तो वह क्या हो जाता था? कंपनी के लिए जो है वह कार्य करता था, लेकिन बाकी सरकार के लिए उसे किसी भी प्रकार का परवाह नहीं रहता था। जिस वजह से क्या कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के काल में एक चार्टर एक्ट आया और इस चार्टर एक्ट के तहत जो है प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के संचालक से ले लिया गया और संचालक से लेने के बाद प्रतियोगिता परीक्षा कराया जाने लगा और इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए मिनिमम उम्र 18 वर्ष रखा गया और मैक्सिमम उम्र 23 वर्ष रखा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और नेक्स्ट पॉइंट, 1922 ईस्वी में इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थान पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। यानी 1922 ईस्वी से सिविल सेवा का जो परीक्षा होता था पहले वह लंदन में ही होता था। भारतीय व्यक्ति भी शामिल हो सकता था लेकिन उसे लंदन एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन 1922 ईस्वी से अब वही सिविल सेवा का परीक्षा इलाहाबाद में यानी कि भारत में भी होगा और लंदन में भी होगा, दोनों स्थान पर होने लगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग जो है यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो जो है वह काफ़ी लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है लॉर्ड कैनिंग के बारे में और लॉर्ड कैनिंग के समय काल को पढ़ेंगे। ठीक है।